वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग उड़ीसा का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था इसके थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इससे पहले इसके 2 पार्ट चैनल पर आ चुके हैं जिसके अंदर हम 49 क्वेश्चंस के आसपास डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 50 से डिस्कस करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसमें टोटल इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन की जो एवरेज है 1.5 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 0.5 की है। तो आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी देनी थी कि आप लोगों का DSSS का जो एग्ज़ाम है वो 21 जुलाई को है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने DSSS के बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। भले ही आज हम उड़ीसा का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन पेपर भी, इसमें आए क्वेश्चंस भी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एफिशिएंसी को ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो इसीलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। यह क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, एक फर्म की कुल लागत हमें दी गई है। ये क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें एक फर्म की सप्लाई निकालनी है जब उसका प्राइस लेस देन 12.5 है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर एक फर्म अपनी कीमत को 12 रुपये 0.5 से कम रखती है तो वो कितना आउटपुट बनाएगी। आपको कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से आउटपुट निकालेंगे और उस आउटपुट पर क्या प्राइस होना चाहिए और उस प्राइस को निकालने के बाद हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर हमारा प्राइस जो है 12.5 से कम है तब हमें कितना आउटपुट एक फर्म को बनाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपने ये डायग्राम बहुत देखा होगा। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है और ये यहाँ पर इसके क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जब एक दूसरे के बराबर होते हैं कब होते हैं, ये मिनिमम ऑफ ABC। तो हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहाँ निकालेंगे वो निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा है हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, यहाँ से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकाल कर इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालेंगे। पहले ये आउटपुट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्राइस निकालेंगे और प्राइस निकालने के बाद हम उस कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर प्राइस 12.5 से कम है तो हमारा कितना आउटपुट होना चाहिए। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम इक्वल पुट करेंगे। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोगों को पता है जब टोटल कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जब आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे, डेरिवेटिव करने से आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट है आपकी 0.96x² माइनस 6x प्लस 20। इसके बाद आपको पता है ये आपकी क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है, क्या है, टोटल कॉस्ट है ये वाली इक्वेशन। अगर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो सबसे पहले आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए क्योंकि उसी को आप क्या से डिवाइड करोगे तभी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो आपको पता है ये आपकी टोटल कॉस्ट है। इसके अंदर ये जो 15 है आपका, ये 15 आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ये तो सबको पता है। बाकी ये सारी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो आप क्या कहोगे, 0.3x³ से लेकर 20x तक जो आपकी वैल्यू है ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये देखो मैंने यहाँ लिख दी और अपॉन में क्या कर दिया, क्या क्या है यहाँ पर x है। अब इसको x के साथ डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। अब देखिए जो इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन ये कब बराबर होती है? जब अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है, मिनिमम में। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंडीशन लिखी हुई है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर इक्वल, और कब इक्वल होती है? इसके मिनिमम पर। तो इन दोनों को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल रख लिया है, किस किस को? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और मार्जिनल कॉस्ट को। अब देखिए, ये आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट, कौन से वाली? 0.9x² माइनस 6x प्लस 20, ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। इन दोनों को हमने रख दिया इक्वल। अब आप क्या करोगे? प्लस माइनस कर कर हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे? 0.9x² है प्लस का, 0.3x² है प्लस का, इधर आएगा ये, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.9x², इसके बाद माइनस का 6x माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 6x है आपके पास, माइनस का आपके पास 3x है, तो एक को आप इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा? तो आपका क्या आ जाएगा? एक बार आपका x² हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस का 20 और माइनस का 20 प्लस का 20, ये क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस का 20 है, ये भी प्लस का 20 है, इसको लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई? आपकी इक्वेशन बन गई 0.6x² माइनस 3x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को x के साथ डिवाइड कर दूँ, 0.6x² को x के साथ, 3x को भी किससे डिवाइड कर दूँ? x के साथ अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 0.6x और इक्वल में क्या बचेगा? यहाँ पर 3। ठीक है, तो 0.6x इक्वल 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/0.6, x यहाँ पर आपका आ गया 5। इसका मतलब आपके पास एक जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होना चाहिए वो क्या आ गया है? 5 आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे, जब हम पुट करेंगे इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में पुट करेंगे, क्योंकि ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब मिनिमम है तब आपका आउटपुट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, ये आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इक्वेशन थी, हमने उसके अंदर इसको पुट किया है। तो हमारा 5 जब पुट होगा तो यहाँ पर आपका प्राइस निकल कर आया है 12.5। अब आपको क्वेश्चन में क्या समझ आया है? प्राइस आपका 12.5 निकल कर आया है, क्वांटिटी आपकी 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको क्या कह रही है कि अगर आपका प्राइस, वहाँ क्या था इक्वेशन में कि अगर हमारा प्राइस क्या होगा? 12.5 से कम होता है। देखो अभी हमने क्या देखा कि जब हमारा प्राइस कितना रहना चाहिए? जब हम संतुलन में हैं। ये डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। अभी हमारा क्या रिजल्ट निकल कर आया है? अभी हमारा रिजल्ट निकल कर आया है कि एक फर्म को फ़ायदा तभी है परफेक्ट कंपटीशन में जब वो 5 आउटपुट बनाए और प्राइस क्या हो? 12.5 हो। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम प्राइस को 12.5 से कम रखें तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर एक फर्म प्राइस को 12.5 से कम रखती है तो वो कितना आउटपुट बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि वो बनाना पसंद ही नहीं करेगा, तो उसको वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है 0 होगा। अगर प्राइस इक्वल टू 12.5 है या फिर प्राइस ग्रेटर देन 12.5 है तब तो फ़ायदा है, लेकिन अगर लेस देन 12.5 प्राइस रहेगा तो आउटपुट हम 0 बनाएंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अपनाती है, खर्च करती है, और गवर्नमेंट के खर्च करने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को घटा देता है, अपने खर्चे को घटा देता है।
तो इस इफेक्ट को या गवर्नमेंट के इस खर्च को हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो यहाँ ऑप्शन पढ़िए, टू मच प्राइवेट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट इज नॉन डिस्क्राइबल नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही इंक्रीज करेंगे पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग को, तो जिसकी वजह से डिराइव हो जाती है, घट जाती है, डाउन पड़ जाती है किसकी, प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को डायग्राम से भी समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम से ये है कि आपका डायग्रामेटिकली क्वेश्चन आता है तो वो भी गलत नहीं होगा। शुरू में देखिए आईएस का जो कि आपका गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाता है, एलएम का जो आपका मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम दिखाता है, यहाँ पर हम संतुलन में हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिंग फिजिकल पॉलिसी को यूज़ किया, उसका इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, E2 पे आ गया। उसका इनकम कितनी होगी, Y1 से Y2 हो गई, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनकम के बढ़ते ही वो क्या करेगा, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज की जाएगी, डिमांड मनी की डिमांड ज़्यादा होगी और मनी की सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। मनी की सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन मनी की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। ऐसा करते ही क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को पीछे की तरफ खींच लेता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अब देखिए जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिंग फिजिकल पॉलिसी यूज़ की, अगर खाली फिजिकल पॉलिसी का इफेक्ट हम देखते तो हम E2 पे इक्विलिब्रियम में होते, लेकिन ये ISLM का वह दोनों साथ चलेंगे। जैसे ही लोगों के पास इनकम ज़्यादा होती है, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है, तो IS2 का LM1 को E3 पे काटेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ते ही आपकी इनकम अब कितनी हो गई, Y1 से Y2 ना रहकर Y1 से Y3 हो गई। अब इनकम बढ़ी तो है, कम बढ़ी है। तो यहाँ पर क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या हुआ, इनकम जो आपकी Y3 से Y2 तक ये जो है कि सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है बाहर हो गया, प्राइवेट सेक्टर ने खर्च नहीं बढ़ाया। तो ये Y3 से Y2 तक का जो इफेक्ट होगा ये आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सरकार खर्च करती है, लेकिन सरकार के खर्च करने से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो प्राइवेट सेक्टर अगर बैकअप करने लग जाए तो उस सिचुएशन को हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। आपको पता है स्पेक्यूलेटिव डिमांड होता है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी आपने देखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका कैसा रिलेशन है। इधर अगर हम इधर क्या लें, इधर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लें और इधर हम डिमांड फॉर स्पेक्यूलेटिव मोटिव लेते हैं, तो कैसे होता है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है डिमांड फॉर मनी घट जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने पर डिमांड फॉर मनी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी इज अ इंटरेस्ट इलास्टिक मनी होती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इलास्टिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नीड अ स्ट्रोंगर बैंकिंग सिस्टम फॉर विच मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सजेस्ट बाय एंड रिकमेंडेड बाय। ये चीज़ किसने रिकमेंड की थी कि अगर हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रोंग करना है, मजबूत करना है, तो हमें पब्लिक सेक्टर के बैंक को मिलाना होगा एक दूसरे के साथ। तो ये सजेशन किसने दिया था, नरसिम्हा कमेटी ने दिया था। नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट, नरसिम्हा कमेटी सेकंड, या किसने ये जो है सजेशन दिया था। तो ये सजेशन जो है नरसिम्हा कमेटी सेकंड ने दिया था। 1998 की जो नरसिम्हा कमेटी सेकंड थी उसमें ये सजेशन दिया गया था कि अगर हमें अपने बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें पब्लिक सेक्टर के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला देखिए, चलिया कमेटी, ये था आपका, ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी है। सहकारी
कमीशन जो है आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन है उसको लेकर है। नरसिम्हा कमेटी, इसने भी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से दिए थे, लेकिन ये रिकमेंडेशन बेसिकली सेकंड रिपोर्ट की दी गई है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनी इज द लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मनी का संबंध वर्तमान और भविष्य दोनों से है, ये बात सही है, क्योंकि पैसे को आप आज के टाइम में सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में जब चाहे वैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मनी प्रेजेंट से भी लिंक करती है, फ्यूचर से भी लिंक करती है। और मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप बचा कर रख सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, ये बात भी सही है। अब आप देखिए, मनी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मनी को स्टोर किया जा सकता है, तो इसी की वजह से जिस चीज़ को स्टोर किया जा सकता है मनी को, तभी तो मनी ने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ही लिंक बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पर बोली गई दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि मनी में स्टोर वैल्यू का ऑप्शन होता है, मनी को आप बचा कर रख सकते हो। जब आप उसको बचा कर रख सकते हो तो जिसकी वजह से ही मनी ने प्रेजेंट और फ्यूचर में एक लिंक बनाया है। ये दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपसे पूछा गया है। टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको पता है क्या होता है? व्यापार की शर्तें किस देश के कितने फेवर में है या कितने फेवर में नहीं है, ये आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड से पता चलता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है कि किसी भी देश के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करने को मिलेगी और इसके बदले में हमें कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? इंडेक्स होता है एक्सपोर्ट प्राइस और इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस और इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इंटू 100 का ये रेशो होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। हम कितना स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्लांट और मशीनरी के लिए, वो जो है लिमिट जो है आपकी वो 10 करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी 10 करोड़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग ही इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेसिकली आपके घर के आसपास कोई झील है, कोई लेक है, तो ज़्यादा फैसिलिटी वो वहाँ के रहने वाले इसका उठाते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनमें कोई राइवलनेस तो नहीं होती, लेकिन आप इनके यूज़ करने से किसी को निकाल नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन ऑफ कन्वर्टिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। ऋणात्मक बहिताएं हैं उसको ख़त्म किसके द्वारा किया जा सकता है? अगर कोई एक ऐसी चीज़ बन रही है जो देश के लिए समाज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो वहाँ पर अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मैक्सिमम वेट 15 फाइनेंस कमीशन में किसको दिया गया है? पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है 45%। यहाँ पर इनकम डिस्टेंस को जो वेट दिया गया है वो है 45। पॉपुलेशन को जो वेट दिया गया है वो है 15, एरिया को जो वेट दिया गया है 15 और फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी जो है वो आपका 10 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा वेट जो दिया गया है वो है इनकम डिस्टेंस को, इसीलिए इनकम डिस्टेंस इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन अ लीनियर कंजप्शन फंक्शन, एक लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, अगर इसके अंदर पैरेलल शिफ्ट आता है डाउनवर्ड, मान लो शुरू में लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, लीनियर बनाना है, ये मेरा थोड़ा लीनियर नहीं बना, तो यहाँ पर आपको लीनियर बनाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है जब लीनियर है और कंजप्शन फंक्शन है, 0 से चलो स्टार्ट नहीं करते, ऐसा है एक लीनियर कंजप्शन फंक्शन है, अगर उसमें पैरेलल शिफ्ट आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ शिफ्ट आता है, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वो फॉल होगा या रिमेन एज बिफोर, जैसा पहले है वैसा ही रहेगा, या राइज रहेगा, मार्जिनली रहेगा, या बिकम डबल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 - MPC। जब आपका कंजप्शन फंक्शन में शिफ्ट आता है तो आपको पता है पैरेलल शिफ्ट आ रहा है, पैरेलल मतलब आपकी MPC में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब
आपका जो एमपीसी है वो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। जब आपका एमपीसी चेंज नहीं हो रहा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड किस पे करता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका एमपीसी पे डिपेंड करता है, और एमपीसी में चेंज नहीं हो रहा, और चेंज हो भी रहा है तो पैरेलल है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो रिमेन सेम रहेगा जैसा कि पहले था। ऑप्शन नंबर रिमेन एज बिफोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया की रैंक पूछी है मिल्क प्रोडक्शन में, तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है FRBM जो कमेटी है उसने क्या बोला है, क्या रिकमेंड किया है सेंट्रल डेट टू जीडीपी रेशो, कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो कितना होना चाहिए, ये FRBM जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट के हिसाब से कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें तो उसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 40% दी थी कि हमारी जीडीपी का कितने परसेंट हमारा डेट हो सकता है, उसकी एक लिमिट है वो है 40%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु कोइन द वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो ये ग्रोथ रेट हिंदू, जिस ग्रोथ रेट का नाम हिंदू ग्रोथ रेट पड़ा, ये राधाकृष्णन ने दी थी। इसका मतलब ये था कि 1950 से 1980 तक के बीच जो देश में जो ग्रोथ रेट रही ना बहुत कम रही थी, ये 3.5 से 4% के आसपास रही थी। तो इस टाइम पीरियड को हिंदू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता है, जिसे राधाकृष्णन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रिकमेंड MSP एंड इशू प्राइस। MSP आपको पता है क्या होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इशू प्राइस को किसने रिकमेंड किया था? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसने जो है MSP और इशू प्राइस को क्या किया है, रिकमेंड की है, अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तभी ये MSP और इशू प्राइस जो है डिसाइड हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी डेफिशिएट का मतलब क्या होता है? जब आप फिजिकल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपका प्राइमरी डेफिशिएट कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, एक पक्षीय भुगतान की जब एक पक्ष ने कर दिया दूसरे को करने नहीं पड़े, तो वो कौन होते हैं? पेमेंट ऑफ सैलरी, ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने काम किया तब आपको सैलरी मिली है, दोनों तरफ से हुआ है। इंटरेस्ट पेमेंट, आपने कहीं पैसा लगाया है तब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है। पेमेंट ऑफ वेजेज, जब आपने काम किया तभी आपको किसी ने वेज दिया है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन सरकार देती है, इंसान मतलब जो ओल्ड एज के पर्सन है कोई काम नहीं करते, यही आपका ट्रांसफर पेमेंट होगा, एक पक्षीय भुगतान कहा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम रेवेन्यू किससे अर्न करती है? तो सबसे ज़्यादा, जब आपने बजट भी पढ़ा होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट की इनकम का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की ग्रोथ रेट पूछी है 2022-23 में, तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही 22-23 में 7.2 रही। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, इंडिया में क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है? ये सेंट्रल जीएसटी तो होता है, स्टेट भी जीएसटी लगाती है, इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है जो यूटीज में लगता है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर जीएसटी लगता है, लेकिन डीजीएसटी कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है किस चीज़ को एफडीआई बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कि आपने कहीं फॉरेन में कंपनी खरीद ली, या फिर आपने कैपिटल मार्केट या जो फॉरेन की कैपिटल मार्केट थी वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर आप अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस जो आपने खोला हुआ है उसको फॉरेन कंट्री में एक्सपेंड कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब आप किसी दूसरे देश में जाकर सीधा पैसा लगाओ। फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है यहाँ पर, कोई कंपनी खोलना या फिर यहाँ पर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आएगा। किसी की कैपिटल मार्केट में पैसा लगाना, किसी के शेयर्स खरीदना, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब इफेक्ट में आया? ये आपका 2006 के अंदर इफेक्ट में आया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो संबंध है वो किससे है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हमें इस तरह से अपने संसाधनों का यूज़ करना है कि वर्तमान पीढ़ी तो यूज़ करे ही करे उन्हें, लेकिन फ्यूचर वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूर बचे। तो इंटर जनरेशन इक्विटीज़ में ध्यान रखनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है हमारा विश्व बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चंस बचे हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी PDF आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय DD है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।